नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की, लेकिन एक ऐसे पहलू पर जिसके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। जरा सोचिए, जब भी भारत के संविधान का जिक्र होता है तो सबसे पहले मन में ख्याल आता है। हाँ, ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही शब्द आते हैं, है ना? कानून की एक मोटी सी किताब, देश को चलाने के नियम और सरकार का ढांचा। इसे मूल तौर पर एक कानूनी और राजनीतिक दस्तावेज ही माना जाता है। पर कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। क्या हो अगर हम कहें कि ये दस्तावेज सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि हाथ से बनाई गई कला का एक बेमिसाल नमूना भी है। चलिए आज इसी छिपी हुई कलात्मक कहानी से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उन लोगों से, उन गुमनाम नायकों से, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस बहुत बड़े काम की नींव रखी थी। इनमें सबसे पहला और अहम नाम आता है सर B.N. राव का। वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उनकी कानूनी समझ और सलाह के बिना संविधान का इतना मजबूत ढांचा तैयार करना लगभग नामुमकिन था। अगला नाम है H.V.R. अयंगर का। वो संविधान सभा के सचिव थे और सभा की पूरी कार्यवाही को मैनेज करने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। मतलब एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल काम था ये। और फिर एक और अहम किरदार थे एल.एन. मुखर्जी, जो सभा के चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। संविधान का जो फाइनल ड्राफ्ट बना, उसे तैयार करने में इनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो देखा जाए तो ये तीन लोग वो प्रशासनिक रीढ़ की हड्डी थे जिनके बिना संविधान को बनाना मुमकिन ही नहीं था। ये वो हीरोज थे जो हमेशा पर्दे के पीछे रहे। अच्छा, तो ये तो हुई प्रशासनिक बात। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं उस अविश्वसनीय कलाकारी और हाथ के हुनर की तरफ जो इस संविधान को बनाने में इस्तेमाल हुई थी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह बिल्कुल सच है। हमारा जो मूल संविधान है वो प्रिंटेड नहीं था। उसका एक एक शब्द हाथ से लिखा गया था, जिससे कैलीग्राफी कहते हैं। सोचिए जरा, कितना सब्र और हुनर लगा होगा। दरअसल बात यह है कि संविधान के दो ओरिजिनल वर्जन तैयार हुए थे, एक अंग्रेजी में और दूसरा हिंदी में। अंग्रेजी वाले वर्जन को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी खूबसूरत इटालिक हैंडराइटिंग में लिखा और उसे सजाया था शांति निकेतन के कलाकारों ने। वहीं हिंदी वर्जन को वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा और उसे सजाने का काम किया मशहूर कलाकार नंदलाल बोस ने। लेकिन बात सिर्फ सुंदर लिखावट और कलाकारी पर ही खत्म नहीं होती। इस दस्तावेज को उन प्रतीकों से भी सजाया गया था जो एक नए आजाद भारत की पहचान को दिखाते थे। अब देखिए, संविधान सभा एक बहुत बड़ी और आधिकारिक संस्था थी, तो जाहिर है उसे अपने अधिकार को दर्शाने के लिए एक प्रतीक, एक मोहर की जरूरत थी जो उसकी पहचान बन सके। तो क्या लगता है, क्या चुना गया होगा? शेर, बाघ या कुछ और? कौन सा जानवर इस महान सभा का प्रतीक बना? तो जवाब है हाथी। जी हां, हाथी। संविधान सभा ने हाथी को अपनी आधिकारिक मोहर के तौर पर अपनाया था। शायद ये भारत की ताकत, स्थिरता और समझदारी को दिखाने के लिए था। और कला और कानून का यह संगम सबसे साफ नजर आता है संविधान के सबसे जाने माने पन्ने पर, उसकी प्रस्तावना में। इसे भी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ही लिखा था और इसकी खूबसूरत सजावट की थी बेओहार राम मनोहर सिन्हा ने। वाकई क्या कमाल का तालमेल है। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, हमारा संविधान सिर्फ कुछ पन्नों पर लिखे कानून नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक मेहनत की जिंदा कहानी है। ये लाइनें इस पूरी कहानी का निचोड़ हैं। ये दस्तावेज कानून, कला और राष्ट्र के सम्मान का एक अनोखा संगम है, जिसे कई हुनरमंद हाथों ने मिलकर एक ऐसी पहचान दी जो हमें आज भी प्रेरणा देती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस डिजिटल दौर में, जहां हर चीज बस एक क्लिक पर बदल जाती है, किसी देश की बुनियाद की कहानी का हाथ से लिखा जाना हमें क्या सिखाता है? शायद यह हमें सब्र, कला और उस मानवीय स्पर्श की कीमत याद दिलाता है जो मशीनों में नहीं मिलती। सोचने वाली बात है ना?